मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी। एक रात मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने डर के मारे उसे नीचे तरखाने में फेंक दिया और सभी को बताया कि मेरी पत्नी भाग गई है। अगले दिन फ़ोन आया कि उसकी पत्नी के नाम 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, पिन कोड डालकर पैसे ले जाए। मैंने अपनी पत्नी को तो मार दिया था और वह कोड शायद उसको ही पता होगा। मैंने अपनी ससुराल पता किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, लॉटरी का कोड तो आदित्य को ही पता होगा। फिर मेरी सास कुछ याद करती हुई बोली, हाँ मुझे याद आया, लॉटरी का कोड तो आदित्य ने अपने गले में एक लॉकेट के अंदर डालकर पहन रखा है। जैसे ही रात हुई मैंने तनखाना खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि सामने तो मेरा नाम भावेश है। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्जी से की थी। मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी थी। मेरी माँ का कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुश रहूँगा। दरअसल मेरे बचपन से ही बहुत गरीबी के दिन काटे थे। मेरा बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता था और उस पर जो उसे रोज़ाना की कमाई होती उसी से हम 5 भाइयों को मिल रोटी सूखी रोटी मिलती थी। मेरी माँ भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि कोई ये हुनर आजमा कर थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त के लिए जोड़ कर रखे। हमने तरस तरस का रूखा सूखा कर अपना बचपन गुजारा था और बड़े हुए तो मुझे यह गरीबी की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती थी, जिसमें तरस तरस कर जीना होता था। किसी को अच्छा पहने और खाते देखकर मेरा दिल तरस जाता था। मैंने सोच लिया था कि किसी अमीर लड़के से शादी करूंगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस जेब खाली थी और कोई काम भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया कि माँ, मेरी शादी किसी अमीर लड़के से करवा दे, भले ही वह लड़की काली हो, गूंगी हो या लंगड़ी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस पैसा चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बहुत हैरान हुई थी और मुझे डांटने लगी। कहने लगी, भावेश इतना लालची मत बनो, लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। किसी अच्छी सीधी गरीब लड़की से शादी करेगा तो ज़िंदगी चैन से काटेगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी अपनी अमीर ससुराल के और तलवे चाटने रहेगा। ज़िंदगी की औलाद हो, गरीब बनकर रहे। पैसे कमाने इतना शौक़ है तो अपने बल पर कमाओ, खुद कुछ कर पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो। ऐसे निकम्मे रहोगे तो कोई पागल ही होगा जो तुमसे अपनी बेटी की शादी करेगा। माँ की बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने भी सोच लिया था कि शादी करूँगा तो सिर्फ लड़की से करूँगा जो मेरे दिल में बदल के खूब पैसे वाली हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए, उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया। जाहिर है आजकल की लड़कियाँ किसी की जेब देखकर नहीं बल्कि सूरत पर ज़्यादा मरती है। मेरी शक्ल तो अच्छी थी, बस थोड़ा सा खूब और तराशने की ज़रूरत थी। फिर 2-4 दिन किराए के कपड़े और सूट पहनकर तो कुछ और ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था कि जैसे कोई अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ। रोज़ तैयार होकर और हीरो बनकर कॉलेज के गेट से बाहर खड़ा हो जाता। यह सब करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया था, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा था। काम तो नहीं बना, बल्कि किराए वाले कपड़े का कर्जा बढ़ गया। जब माँ के पैसे मांगे तो माँ ने साफ मना कर दिया। पापा से तो उम्मीद ही नहीं थी। आखिर कर खुद की ही कोई मोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़की मिलना ना मिलना तो बात की बात थी। लेकिन अगर कपड़े के किराए के पैसे ना देता तो आदमी मेरा बहुत बुरा हश्र कर देता। इसलिए कर्ज उतारने के लिए छोटा मोटा ही सही, लेकिन मैं काम करने लगा। रोज़ की कुछ ना कुछ कमाई हो जाती थी और वह कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता। मैं खुद को ज़्यादा और ज़्यादा अमीर दिखाने की कोशिश करता। मैं सोचता कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की मेरे जाल में फंसी जाएगी। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना तो था ही, अब मेरा कोई लक्ष्य भी बन चुका था। दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि मेरी किसी काम में लग गया हूँ, कुछ ना कुछ कमाने लगा हूँ। ठीक है, घर में नहीं देता, लेकिन कम से कम अपने चोचले तो अपनी कमाई के पूरे कर देता है। तो मेरी माँ ने यही समझा कि शायद मुझ पर मेरी माँ की नसीहत का असर हो गया है और मैं हकीकत को समझ गया हूँ। इसलिए मैंने अपने लिए कोई बराबर के घर में रिश्ता देखना शुरू कर दिए। मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मेरी माँ मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। मुझे पता तो उस दिन चला जब काम पर जाने से पहले माँ ने कहा, आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले देखने तुम्हें आ रही हैं। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि मेरी माँ लड़की देखकर आ चुकी है। आपने रिश्ता कब देखा है माँ? मैंने माँ से सवाल किया तो माँ हंस बोली, 1 महीने से रिश्ते देख रही हूँ। कोई 10-5 घर देख चुके हैं, लेकिन मुझे उन सब में यह लड़की और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे, इसलिए अपने घर पर बुलाया है। मैंने जल्दी से पूछा, माँ ये लोग पैसे वाले हैं?
मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे घूरना शुरू किया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले मैं अपनी माँ को कुछ जवाब देता या मैं उन्हें समझता, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन रिश्ते वाले पहुंच चुके थे। मैं बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। वह लोग वापस गए तो रिश्ते के लिए हाँ कर गए। उन्हें मैं और हमारा घर दोनों पसंद आ गए थे। माँ चार तो खुशी में फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी। मुझे तो रिश्ता होने की खुशी तब होती जब लड़की किसी अमीर घराने से होती और उससे शादी करने के बाद मेरे ऐश हो जाती। उस समय में लालच में अंधा हो चुका था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंसानियत और संस्कार मुझे कुछ समय कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरी माँ लालच में अंधी नहीं हुई थी। वह संस्कार को और इंसानियत को पैसे से ज़्यादा अहमियत देती थी। लड़की का घराना बहुत ही शरीफ और संस्कार वाला था। लड़की सीधी सादी और इस शरीफ संस्कारों वाला था। सीधी सादी और संस्कारों वाली थी। इसलिए मेरे लाख मना करने पर भी मेरी माँ नहीं मानी और मेरी मंगनी के साथ ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं इस बच्ची के इस शादी से बचना चाहता था। किसी भी सूरत पर रिश्ता ख़त्म करना चाहता था। लेकिन मेरे लाख चाहने के बावजूद भी यह शादी टूटनी नज़र नहीं आ रही थी। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी गई। मैंने 2 महीने सर तोड़ कोशिश की थी कि जैसे ये मुमकिन हो इस गरीब घर से रिश्ता मेरा टूट जाए। मेरी शादी यहाँ किसी भी सूरत पर ना हो। मेरे लाख ना चाहने के बावजूद भी रिश्ता नहीं टूटा और आखिरकार शादी का दिन आ गया। मेरी माँ उस दिन बहुत खुश, और खुशी क्यों ना होती, यह रिश्ता उन्हीं की तो पसंद का था। हाँ, शादी के दिन तक मेरा मुंह लटका हुआ था। मुझे उस आने वाली लड़की से नफरत महसूस हो रही थी और मेरी नफरत का यह हाल था कि फेरों के बाद भी मैं यही सोच रहा था कि इस गरीब लड़की से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं सोचता रहा और सोचते सोचते आखिर मेरे दिमाग में एक रोशनी शैतानी वाला ख्याल आया, और यह ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। बस वह इस काम को अंजाम देना बाकी था। फिर इस गरीब लड़की से मेरी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मेरा प्लान सक्सेसफुल होता, वह लड़की मेरी ज़िंदगी में चली जाती और मैं अपनी पसंद और मर्जी से किसी भी अमीर लड़की से शादी कर लेता और आराम की ज़िंदगी गुजारता। प्लान तैयार करने के बाद मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया था, लेकिन अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं बेचैनी से समय गुजारने का इंतज़ार करने लगा कि कब शादी के दिन की सारी रस्में पूरी हो और दुल्हन के कमरे में बैठकर छोड़कर सब लोग अपने अपने ठिकाने पर चले जाएं। जब सब अपने कमरे में चले गए और दुल्हन को मेरे कमरे में बिठा दिया गया, तो अब मुझे अपने प्लान को अंजाम देना था। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। जाहिर है, जो प्लान मैंने सोचा था वह बहुत खतरनाक था। अगर कुछ सुनता तो कांप जाता। मैं जितना हो सके उतनी जल्दी से मामले को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उतना ही ज़्यादा मैं डर भी रहा था। मैंने अपने डर पर काबू पाया और कमरे में चला गया। अपनी नई नवेली दुल्हन को बेड पर बैठा अपना इंतजार करने पाया, लेकिन दुल्हन को देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। ना चाहते हुए मैंने अपने दुल्हन का घूंघट हटाकर दुल्हन का चेहरा देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। दुल्हन की खूबसूरती से मैं कुछ के समय के लिए बदमोह हो गया। कुछ समय के लिए मैंने अपना प्लान रद्द कर दिया। कौन जाहिल पति होगा जो अपने सामने बैठे इतनी प्यारी लड़की पाकर इस मौके को हाथ से गंवाना चाहेगा, वह भी जब लड़की उसकी अपनी पत्नी हो और वह पूरा हक रखता हो। उस समय मैं सारे मखूबे भूल गया। बस याद था कि तो अपने सामने बैठे खूबसूरत सी आदिति, मैं आदिति की खूबसूरत का दीवाना हो गया। उस समय सारे बुरे ख्याल मेरे दिमाग से निकल गए थे और मैंने आदिति से खूबसूरत हाथ को चूम लिया और उसके उंगली में सोने की अंगूठी पहना दी। आदित्य सर में से सिमट जा रही थी। मैंने आदिति को कसकर सीने से लगा लिया। शादी के शुरू दिनों में तो मैं और आदिति बहुत खुश रहे। मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी। शादी की खुशी में और अपनी इतनी सुंदर पत्नी पाकर मैं भूल गया था कि मैंने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक मसुम्बा बनाया था। पूरा 1 महीना गुजर गया था। उस दिन मेरी पत्नी अब के मायके जाना चाहती थी। मैंने उसे खुशी खुशी इजाज़त दे दी। जाते हुए उसने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बस दुआ करना। मैंने कहा बताओ क्या सरप्राइज़ है, लेकिन मैं इस बात पर डटी रही कि कल बताऊंगी। मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की और उसने अपनी माँ के घर छोड़ आया, उसे कहकर शाम को वापस ले आऊँगा। वापस आया तो आज मुझे फिर से अपना प्लान याद आया कि मुझे तो अपनी पत्नी से छुटकारा पाना था और किसी अमीर लड़की से शादी करनी थी। और आखिरकार मैंने सोच लिया कि अपने प्लान को सक्सेस करके रहूँगा। आज रात ही मैं इसे पूरा करना चाहता था और उस वक्त बिल्कुल भूल गया था कि मेरी पत्नी आदिति मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, बल्कि वह तो मेरे लिए लगी साबित हुई है।
जब से वह मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। काम करने पर भी मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन उस समय मेरे सिर पर एक ही भूत सवार था और वह अमीर बनने का। शाम को आदिति अपने भाई के साथ ही वापस आ गई। बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मुझे उसकी खुशी बड़ी अजीब लगी, क्योंकि आज से पहले वह इतनी खुश नजर दिखाई नहीं देती थी। लेकिन उसी वक्त इन बातों से कोई मतलब नहीं था। मुझे बस अपने प्लान की कामयाबी देनी थी। आखिर वो पल आ भी गया। कोई रात के 2-3 बज के छत पर गया और अपनी आवाज़ बदलकर चिल्लाकर अपनी पत्नी को पुकारा। आदिति उस वक्त नींद में थी। वो चौंक कर उठ बैठी जब उसे किसी ने ऊपर छत पर से पुकारा। एकदम से उठ बैठी, कमरे में इधर उधर देखा तो उसने मुझे नहीं पाया। मैं दोबारा आवाज़ लगाई तो ऊपर छत पर चली गई। मैं गेट से पीछे छुपकर खड़ा हो गया। जैसे आदिति ऊपर आई, मैंने एक मोटा डंडा उसके सर पर दे मारा। चोट गहरी लगी थी, वह नीचे गिर गई, शायद बेहोश हो चुकी थी। मैंने चेक किया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक ही डंडे में उसका काम तमाम कर दिया था। कुछ ही देर में आदिति का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। हमारी छत पर यह पुराना कमरा बना हुआ था, जिसमें कबाड़ खाना भरा हुआ था। उस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। फिलहाल मैंने आदित्य को उस कमरे में रखे एक बड़े से टैंक में डाल दिया। मैंने अपना काम ख़त्म किया। काम ख़त्म करके मैं जल्दी से नीचे आकर अपने पति में कमरे में सो गया। मैं बहुत खुश था कि मैं अपने गरीब पत्नी से छुटकारा पा लिया हूँ। अब मैं किसी अमीर लड़के से शादी कर सकता था। सुबह हुई तो घर में मैं शोर मचाना शुरू कर दिया कि आदिति घर से भाग गई है। सबसे पहले यह बात घर पर फैली, उसके बाद मोहल्ले में, अब रिश्तेदार और फिर आदिति के घर वाले को भी यह बात पता चल गई थी कि आदिति का घर छोड़कर भाग गई है। मैं नकली मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। अब आदिति को भला बुरा कहे जा रहा था। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी अपनी बेटी आदिति को ही बुरा कह रहे थे। तो उसने उसकी नाक काट दी और मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया था। मैं सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ, जैसे जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। शाम तक कोई ना कोई हमारे घर पर आता ही रहता, और जो अभी हमारे घर पर आता आदिति कोई बुरा भला कहकर चला जाता। शाम को जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरा मोहब्बत बज उठा। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उस समय पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन उठाने का कोई दिल नहीं कर रहा था। कमरे का खालीपन मुझसे काटने को दौड़ रहा था। आदिति को कोई महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों दिल के अंदर एक दर्द की लहर उठी कि शायद आदिति को मारकर मैंने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ी, जिन्हें मैं जल्दी से साफ कर लिया। फ़ोन दोबारा बजा तो दोबारा मैंने फ़ोन काट दिया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। इतने दिनों तक आदिति के बाहों में सोने की आदत पड़ चुकी थी। आदिति के बिना बेड पर नींद नहीं आ रही थी। फ़ोन पर एक बार फिर से बेल बजा तो इस बार मैंने फ़ोन उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से जो कहा गया उसने मेरा होश उड़ा दिया। दूसरी तरफ एक आदमी बोल रहा था, जो आदिति का नाम लेकर कह रहा था कि उसकी पत्नी आदिति के नाम का 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, कूपन कोड डालकर लॉटरी को पैसे ले जाएं। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी के मायके फ़ोन करके कूपन का कोड पता करना चाहा। उन्होंने कहा कि हाँ, उसने कुछ समय पहले एक लॉटरी में हिस्सा लिया था और उसका कोड उसके अपने लॉकेट में डालकर उसे अपने गले में पहना लिया है। यह सुनते ही मैं जल्दी से छत पर ही है। मैं जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर उसे संदूक खोला जिससे मैंने आदिति को डाला हुआ था। लेकिन मैं रोंगटे खड़े हो गए जब पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने डर के मारे ढक्कन बड़ी छोड़ दिया और जल्दी से आकर अपने कमरे के बेड पर बैठ गया। लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं ट्रक वाला दृश्य आंखों से हटा नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। उस वक्त मैं लॉटरी के बारे में ही भूल गया था। एक और नई मुसीबत मुझे अपने ऊपर मंडराती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ से भाग जाता हूँ क्या सोचकर मैंने अपना बैग में कुछ कपड़े डालने शुरू कर दिए। लेकिन तभी ख्याल आया, मुझे कोई पूछेगा कि वहाँ जा रहा हूँ तो क्या जवाब दूंगा। सुबह तो मैंने अपनी पत्नी के भागने का ड्रामा रचा था। अब मैं भी घर से गायब हो जाऊँगा तो सब लोगों का शक मुझ पर ही आएगा। यह सोचकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात डर की वजह से मुझे नींद नहीं आई। सुबह 4-5 बज के जाकर कहीं मेरी आंख लगी थी और 10 बजे जाकर कहीं आंख खुल गई थी। रात वाली बात याद करते ही मैं फिर से डर से कांपने लगा। पहली बार मुझे अपने लालच पर अफसोस हुआ था। मैं अपने लालच के चलते मैंने अपनी इतनी खूबसूरत और प्यार करने वाली पत्नी के साथ इतना गलत किया। अब मैंने यहाँ से भागने से कोई भलाई समझी, लेकिन सोचा कि दिल के उजले में नहीं, रात के अंधेरे में भागूंगा। इसे रात होने का इंतज़ार करने लगा। पूरा दिन चुपचाप उदास घूमता रहा।
ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझे ही घूर रहा है। मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। रात हुई तो कमरे में गया और सबके सोने का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई। मेरी माँ को अपने कमरे में देखकर अचानक से मैं चौंक गया था। मेरी माँ मुझे गहरी तेज नज़रों से घूरने लगी। मेरी माँ मेरे पास बराबर बेड पर बैठी हुई और मुझसे कहने लगी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दोपहर से बहुत परेशान लग रहे हो। सब खैर तो है ना? क्या हुआ है? माँ के इस बात से मैं एकदम से घबरा गया। मेरी बात बनाते हुए कहा, जिस पति की पत्नी घर से भाग जाए वह परेशान ना हो तो क्या खुशियाँ मनाए? मैंने बहुत ही उदास चेहरे बनाकर कहा। लेकिन मेरी माँ ने मेरी किसी बात का कोई असर नहीं था। या मेरी माँ ने फिर पूछा, सच सच बताओ भावेश, तेरी पत्नी किधर है? क्या क्या है तूने उसके साथ? मेरी माँ के सवाल पर मैं बोलती बंद कर दी। मेरी माँ तो मुझे और शक कर घूम रही थी। अब सच बताए बिना कहीं नहीं जा सकता। मेरी माँ अब यह सब जानकारी रहेगी। और फिर मैंने मेरी माँ को सारी सच्चाई बता दी। सच जानकर तो मेरी माँ सदमे में चली गई थी। वह अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। बहुत देर तक तो उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। और जब बोली तो एक ही बात बोली, भावेश यह तूने क्या कर डाला? बता तूने यह क्यों किया? मुसीबत में डाल दिया मुझे तूने हमें। अरे अदिति तो इतनी अच्छी थी, इतनी कितनी सेवा करती थी। इस घर को अपना मान और हम लोगों को अपना मान कर उसने हम पर कितना विश्वास किया था, और तूने उसी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। भगवान तुझे कहीं माफ़ नहीं करेगा और ना ही मैं तुझे कहीं माफ़ करूँगी। मेरी माँ जोर जोर से रोए जा रही थी और साथ ही साथ मुझे कोस भी रही थी कि कैसी कलमोही औलाद पैदा की है। मैंने जैसे तैसे अपने माँ को शांत किया। जब माँ थोड़ी शांत हुई तो कहने लगी, मुझे तो लगता है मेरी पत्नी घर पर किसी भूत का जिन का साया था। माँ की बात सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने माँ से कहा, माँ मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन मैंने अपनी माँ को एक ना सुनी और बैग उठाकर घर से निकल गया। अभी मैं घर से निकला भी नहीं था कि मेरे नंबर पर मेरे मैसेज पर कॉल आने लगा। और मेरे ससुर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने फ़ौरन वहाँ से भाग जाना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर कुछ लोगों की आवाज़ आई और वो लोग दरवाज़ा बजाने लग गए। मैंने अपने ससुर घर वालों से कहा कि कोई दरवाज़ा ना खोले, लेकिन आले वाले अंदाज तोड़कर अंदर आ चुके थे और उन लोगों के साथ पुलिस भी थी। मेरा हाथ से बैग छूट गया और वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया। आने वालों में से मेरे ससुर और मेरी सास मौजूद थी। मेरी सास ने मुझे एक खामोशी निगाहों से देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई तो उनके पीछे देखकर मेरी और मेरी माँ की चीखें निकल गई। तभी मुझे अपनी माँ की बात याद आई कि शायद मेरी पत्नी पर भूत या जिन का साया है, क्योंकि मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी थी वह आदिति थी। आदिति तो मर चुकी थी, वह जिंदा कैसे हुई? मेरी माँ ठीक कहती है, आदिति कोई आम लड़की नहीं थी। मेरे ससुर ने फ़ोन पर यही बात तो कही थी कि तुम्हारी पत्नी को वापस ले आए हैं। मैं अपने आंखें फाड़ फाड़ कर आदिति की तरफ देख रहा था। एकदम सही सलामत मेरे सामने खड़ी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने तो खुद उसकी नब्ज चेक की थी, उसकी बाद ही उसे ट्रैक में फेंका था। यह सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर ये सब क्या है? तभी मेरे ससुर आगे बढ़कर आए, जिन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी भागी हुई पत्नी को वापस करने आया हूँ। यह लो, इसे संभालो और मुझे माफ़ कर देना कि मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी जो आदिति ने मुझे यह दिन दिखाया। लेकिन अब अगर आदिति ने आगे से कुछ ऐसा किया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे ससुर ने आदिति का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा, और मैं यह सोच रहा था कि मुझे तो लग रहा था कि यह लोग कत्ल के केस में मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरी पत्नी को छोड़कर वह लोग वापस चले गए, लेकिन मेरे सवालों के जवाब अभी बाकी थे। मैंने आदिति की तरफ देखा, लेकिन मैं खामोशी के अंदर कमरे में चली गई। मेरी माँ तो खुद डरी हुई लग रही थी और मैं और मेरी माँ आदिति के पीछे पीछे कमरे में चले गए। आदिति सपट चेहरा लिए हुए बेड पर बैठी हुई थी। मैं मुजरिमों की तरह सर झुकाए कमरे में खड़ा हो गया। मैं आदिति से नज़र नहीं मिला पा रहा था। मेरी माँ आदिति के पास बैठ गई। कुछ पूछने के लिए मेरी माँ ने मुंह खोला ही था। फिर आदिति बोली, मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे देखकर शॉक्ड हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं तो मर गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे हो गई? और वाकई आपके बेटे ने तो मुझे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन भावेश, इससे पहले कि मैं आगे की कहानी तुम्हें बताऊं, मैं जानना चाहती थी कि तुम मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की।
तब मुझे आदिति को सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं लालच में पड़ गया था। मैं पैसे कमाना चाहता था आसान तरीक़ों से और इसलिए किसी अमीर लड़की से शादी करके अमीर होना चाहता था। लेकिन मुझे शादी तुम जैसे गरीब लड़की से हो गई और मैं तुम्हें रास्ते से हटाकर किसी अमीर लड़की से शादी करने के बारे में सोचा था। मेरी बात सुनकर आदिति की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे थे। बोली, मैंने तो भावेश को सच्चे मन से अपना पति स्वीकार किया था और उसे सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। हालांकि शादी से पहले मैंने शादी करने के इनकार कर रही थी। मैंने भी गरीबी की आंख खोली थी, लेकिन मैं सुंदर बहुत थी और ऐसे सुंदरता को हथियार बनाकर भी मैं भी चाहती थी किसी खाते पीते घर में मेरी शादी हो। जैसे ही इस गरीब से मुझे छुटकारा मिले, मैंने अपने माँ बाप को मना भी किया था कि मुझे इस गरीब लड़के से शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं माने और भावेश से मेरा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन जब इस घर में आई तो भावेश का प्यार पाकर मैं उसकी ममता की छाँव में मैं गरीबी अमीरी का फ़र्क भूल गई थी। समझ गई कि पैसे से ज़्यादा प्यार की अहमियत होती है। भावेश ने भी इतने दिनों से मेरे कितने प्यार से ख्याल रखा था। मैं तो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि भावेश मेरे साथ ये सब कुछ करेंगे। कुछ जो भावेश ने मेरे साथ पर डंडा मारा था तो मैं दर्द की वजह से मैं नीचे गिर गई थी। मैं भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, कुछ होश में थी। जब भावेश मेरे पास आया और जब वह मुझे मेरा चेक करने लगा कि मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ, तो मुझे शक हो गया कि भावेश मुझे जान से मारना चाहता है। इसने मुझे अपनी सांस कुछ देर के लिए रोक ली थी। भावेश को विश्वास हो गया कि मैं मर चुकी हूँ, तो उसने मुझे एक संदूक में बंद कर दिया। भावेश के जाने के बाद मैं उस संदूक से निकली और किसी तरह अपने घर पहुंची। रात का समय था, मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला था। मैंने उसे कहा था कि किसी को कुछ ना बताऊं। हम दोनों कमरे में चले गए। उसने मेरे सर पर पट्टी और मैंने उसे बहन को सब कुछ बता दिया। मेरी बहन ने कहा, दीदी यह तो पुलिस केस है, आपको पुलिस को जाकर इन्फॉर्म करना चाहिए और उन लोग को सज़ा दिलवाने चाहिए। लेकिन भावेश, तुम्हें याद है मैं जब अपनी माँ से घर गई थी तो तुमसे कह गई थी कि तुम्हें कुछ सरप्राइज़ दूंगी, तो वह सर आज ही था जब मैं लॉटरी के पैसे जीते थे और वही 5 करोड़ की। इसके साथ साथ एक खुशखबरी और थी, और वो ये कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं चाहती तो पुलिस में जाकर तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपने बच्चों की दुनिया में लाने से पहले बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जब वह दुनिया में खोले तो वह एक मजरिम का और एक खूनी का बच्चा कहा जाए। मैं पूरा दिन अंदर कमरे में बंद रही थी। मेरे माँ बाप को नहीं पता था कि मैं उनके घर में हूँ, और फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि उसके माँ बाप को यकीन दिलवा दिया कि कुछ लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया था। इसलिए भावेश को लगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। सबसे पहले मैं और पापा पुलिस स्टेशन गए और अपनी अपहरण की बात पुलिस को बताई। फिर पुलिस को लेकर और मम्मी पापा को लेकर मैं यहाँ आ गई। भावेश, इस घर में मैं तब तक हूँ जब तक मेरा बच्चा जन्म नहीं ले लेता। उसके बाद मैं अपना कुछ इंतजाम कर लूँगी, भले ही कोई छोटी मोटी नौकरी करूँ, लेकिन मैं इस घर से चली जाऊँगी। ऐसा कहते ही कहते आदिति की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आदिति के पैरों में बैठ गया। आदिति, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं पैसों के लालच में बदल गया हूँ। मेरा विश्वास करो, तुम्हें मरने के बाद भी मेरा दिल सुकून से नहीं था। मैं बहुत बेचैन था। मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन आदिति ने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया था। समय धीरे धीरे गुजर गया। अब आदिति मुझसे बात नहीं करती थी, वह अलग कमरे में रहने लगी थी। हमें लॉटरी के पैसे ही मिल गए थे। आदिति ने वो सारे पैसे मेरे सामने लाकर ढेर कर दिए और कहा, लो अपने लालच की भूख मिटा लो। लेकिन मैंने वह सारे पैसे गरीबों में दान कर दिए। मुझे पैसों का लालच नहीं था, मुझे तो आदिति की मोहब्बत चाहिए थी, जिसके लिए मैं तरस गया था। अब मैं देर रात मेहनत करने लगा था और अपने बल पर पैसे कमाने लगा था। आदिति ने मेरे घर में कदम क्या रखा था। मेरे तो किस्मत ही चमक उठी थी। थोड़े से पैसे जमा करके छोटा सा बिजनेस डाला और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि खूब चल निकला। धीरे धीरे मेरे घर में सारी गरीबी दूर हो गई थी। और फिर एक दिन आदिति ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। मेरी बच्ची 3 महीने की हो गई तो एक दिन आदिति अपनी बच्ची को लेकर जाने लगी। उसने साफ कह दिया कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन तभी मेरी माँ बीमार पड़ गई और माँ की इस वजह से आदिति घर पर रुक गई। माँ को बीमार ने ऐसा पकड़ लिया कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। पूरे 8 महीने तक माँ बिस्तर में लगी रही और आदिति ने अपने मन लगाकर सेवा की थी। मेरी बेटी अब 1 साल की होने वाली थी और जब मेरी बेटी ने पहली बार अपने मुंह से पापा शब्द कहा तो जैसे मुझे दुनिया जहान में नेमतें मिल गई थी। मैंने खुशी से अपनी बेटी को गोद में उठाया, नाचने लगा था और यही पल वह था जब आदिति ने अपना फैसला बदल दिया।
आदित्य ने मुझे माफ़ कर दिया, भले ही अपनी बच्ची के लेकर माफ़ किया हो। आदित्य ने मुझे कहा, भावेश मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं एक बेटी को उसके पिता से अलग नहीं कर सकती। और वाकई मुझे यकीन होने लगा था कि तुम बदल गए हो। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैं खुशी से आदित्य को गले लगा लिया। हमारी फैमिली पूरी हो चुकी थी, किसी बात का कोई दुख नहीं था। अब मेरे मन से लालच हट गया था। मैं समझ गया था कि ज़्यादा प्यार ज़रूरी है, पैसा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।